होटल के साथ में ही पार्किंग है एंड ये खड़ी अपनी गाड़ी, फटाफट से पहले सामान डालते हैं। चलो जी चलो, सारा सामान हो गया सेट। 2 मिनट ही लगे आज तो। कल रात को जब मैं सूटकेस रखने आया था ना तो गाड़ी की पूरी सफाई करी, अंदर से बाहर से नहीं, पानी नहीं था ना, क्योंकि जितनी भी प्लास्टिक की बोतलें वगैरह थी वो सब निकाल दी मैंने पानी वाली और सारी वहाँ पे डस्टबिन में डाली। और ये गद्दा वद्दा भी उठा के पूरा साफ करा भाई। तो जितना साफ हो पाया उतना ही करा। वो ड्राई क्लीनिंग तो नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे बिना इक्विपमेंट्स या बिना पानी के, ठीक है अब साफ सुथरी लग रही है फाइनली 20-25 दिन के बाद। ये हमारा होटल था और इन्हीं की ये पार्किंग है 2 नंबर। इन्होंने मेरे ख्याल ये मंथली पैसे दे रखे होंगे पार्किंग वालों को, और गेस्ट से हर स्टे के लेते हैं, जैसे 1000 रुपये पर नाइट, बहुत ज्यादा होता है। सही बिजनेस है भाई, ऐसी जगहों पे ना अपना प्लॉट हो तो पार्किंग स्पेस बना दो एक, उसमें मेरे ख्याल 14 गाड़ी आ जाती है। सही जुगाड़ है भाई साहब। हमारे मैप के अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस हुए हैं, यहाँ से तो ये सेम ही चल रहा है टर्की तक पूरा, बट इस्तांबुल से हमें बल्गेरिया एंटर करना था डायरेक्टली, बट हमने क्या करा, बल्गेरिया ना जाके इस्तांबुल से ग्रीस एंटर करा एंड ग्रीस से सेम डे बल्गेरिया एंटर करा यहाँ पे। एंड इसके पीछे रीजन था, बल्गेरिया की न्यू गाइडलाइंस आई थी जिसके अकॉर्डिंग भाई अगर आपके पास एक शेंगेन वीजा है ना तो उसको आपको पहले यूज करना पड़ेगा, तब आप बल्गेरिया एंटर कर सकते हो। इसलिए हमें पहले ग्रीस आना पड़ा और अपना 1 दिन वेस्ट करना पड़ा 30 दिन के शेंगेन वीजा में से, तब जाके हमें बल्गेरिया में एंटर मिली। वो लास्ट टू लास्ट व्लॉग देख लेना, सारा समझ आ जाएगा। बाकी आज का ये जो सफर है ना वो होने वाला है भाई सोफिया बल्गेरिया से निस, जो कि एक सिटी है सर्बिया में। हमारे होटल से एग्जैक्ट 158 किलोमीटर है, 2 घंटे 17 मिनट लगेंगे केवल। और ये सर्बिया भाई एक अलग ही कंट्री है। सोचो 2 घंटे में हम एक नए देश में पहुंच जाएंगे। मतलब 2 घंटे होते ही कितने हैं भाई। सोचो मैं दिल्ली जाता हूँ गुड़गांव से, कभी कभी ट्रैफिक होता है ना तो 2 घंटे लग जाते हैं, और यहाँ यूरोप में 2 घंटे में पूरी कंट्री चेंज हो जाएगी। हालांकि बल्गेरिया एंड सर्बिया दोनों ही नॉन शेंगेन कंट्रीज है, तो बीच में बॉर्डर या चेक पोस्ट तो आएगा ही आएगा। अब लेट्स सी वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि शेंगेन टू शेंगेन जाते हैं ना तो उसमें कोई भी टाइम नहीं लगता, कोई बॉर्डर ही नहीं आता एक्चुअली में, बस निकलते जाओ। तो इनिशियल प्लान ये था बल्गेरिया से रोमानिया जाने का, रोमानिया से सर्बिया, बट रोमानिया हमने बीच में कट कर दिया क्योंकि टाइम का बहुत पंगा पड़ रहा था। 13 अगस्त को हमारा वीजा एक्सपायर हो रहा है ना, इसलिए सर्बिया में भी ना जो कैपिटल है इसकी बेलग्रेड, वहाँ पे नहीं जा रहे हम, उसकी जगह जा रहे निस, NIS। ये भाई 3rd लार्जेस्ट सिटी है सर्बिया की, जो यहाँ कहीं पे पड़ेगी। तो उसके बाद हम नॉर्थ मैसेडोनिया एंटर करेंगे, इसलिए ना निस से मैसेडोनिया पास है, बेलग्रेड से काफी दूर है। तो ये थोड़े से चेंजेस हम ट्रिप के दौरान करते जा रहे हैं, जो हम आपको भी बताते चलेंगे। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे भाई खींचते हैं एक ही स्ट्रेच में, मस्त 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्योंकि यूरोप एंटर करते टाइम ना मैं ट्रिप ए को रीसेट करना भूल गया, तो 300-350 किलोमीटर चलाई है यूरोप में, बाकी बचे हुए 2400 किलोमीटर टर्की के है। तो अभी मैं इसको रीसेट कर देता ताकि आगे के यूरोप के कैलकुलेट होते रहे यहाँ। अब जब हम यूके एंटर कर रहे होंगे तब देखेंगे कितने किलोमीटर चलाए हैं, प्लस 300 किलोमीटर। और ट्रिप भी है हमारी इस ट्रिप का पूरे का, मतलब दिल्ली से मुंबई गए, फिर ईरान, टर्की, यूरोप, तो टोटल 7673 चली। मेजर पार्ट तो हमारा यूरोप में ही होने वाला है एंड यूके में भी 2500-3000 किलोमीटर है। तो लेट्स सी 25,000 किलोमीटर जाते हैं, उससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये है भाई इनका बैरिकेड, बटन दबाते हैं, खुल गया जी, खुल गया। अब यहाँ से रिमोट देना भी है, इनको ऐसे ही नहीं निकल सकते। तो भाई पतली पतली गली है, उसमें भी पार्किंग लेफ्ट राइट में लगा देते हैं लोग। अभी इस गली में तो नहीं है, वहाँ पे लगा रखी है, जगह ही क्या बचेगी भाई बीच में। थोड़ा इन यूरोपियन कंट्रीज को पार्किंग को लेके ना सीन सही करना चाहिए। टूरिस्ट तो चलो अपनी गाड़ी से नहीं आते, बट लोकल लोगों के लिए तो दिक्कत हो सकती है ना, घरों में भी पार्किंग नहीं है, होटल में भी पार्किंग नहीं है, रोड पे लगा देते हैं बस। चलो बाकी हम निकले भाई फटाफट से, देख रहे हो 2 घंटे 19 मिनट में नवी कंट्री पहुंच जाएंगे हम। यूरोप में ना आपको ये चीज बहुत कॉमन दिखेगी कि एक कंट्री की सिटी में दूसरी कंट्री की सिटी के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। सोफिया सिटी एग्जिट करते ही सारी गाड़ियों के शोरूम ना लाइन से है, टोयोटा वगैरह, और यहाँ पे ही मॉल्स वगैरह भी है काफी, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो लेफ्ट साइड में मोमा करके कोई मॉल है, क्योंकि सिटी में भाई जगह की इतनी कमी होती है कि इतने बड़े बड़े वेयर हाउस या फिर शोरूम वगैरह अंदर बन नहीं सकते, तो इसलिए जनरली इनको ना सिटी के बाहर बनाया जाता है बिल्कुल। एंड सिटी के बाहर जाते ही ग्रीनरी दिखती है, खेत ही खेत है दोनों तरफ, लेफ्ट राइट देख सकते हो आप, हरा भरा पूरा। और सोफिया के सिटी सेंटर से बल्गेरिया सर्बिया का बॉर्डर केवल 60 किलोमीटर है। उसके बाद फिर हमें थोड़ा बहुत चलाना है सिटी में पहुंचने के लिए। गाड़ी अगर आपको रोकनी हो तो ऐसे साइड में ना जगह बनी होती है, यहीं पे आप रोक सकते हो, बीच हाईवे पे रोकना ऐसे अलाउड नहीं है, और ऊपर से सेफ भी नहीं है भाई। जैसे बल्गेरिया में कुछ हाईवेज में टॉप स्पीड भाई 130 की भी है, तो सोचो ऐसे ट्रक आ रहा है 110-120 में, तो क्या हालत होगी। अभी ये जो हाईवे है ना इसकी स्पीड लिमिट 110 की है, तो मैंने तो भाई आराम से 105-6 पे क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है और चलती रहेगी, ना कोई चालान की टेंशन, मस्त अपना। टर्की में हमने
हमने मजे से भाई 120 130 पे चलाई तो है, ये सोच के कि हमारा चालान तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे कैमरास पकड़ नहीं पाएंगे नंबर प्लेट को। बट जैसे ही भाई बॉर्डर एग्जिट करने लगे, ग्रीस एंटर करने लगे, वहाँ पे उन्होंने थमा दिया चालान। लगभग 700 कुछ लीरा का था, इंडियन करेंसी में 3000 रुपए। तो इसलिए भाई यूरोप में तो यूरो में कटेंगे चालान मोटे मोटे, इसलिए स्पीड लिमिट्स का पालन करना पड़ेगा। मस्त देखो ये लिखा हुआ ना 110 की स्पीड, तो अपना आराम से वही 100 105 पे चला रहा हूँ। तक है ना वेस्टर्न कंट्रीज की रोड बहुत सुंदर प्यारी प्यारी ऐसे साफ सुथरी सी होती है, तो ऐसे दिल फिसल जाता है और पता नहीं चलता कब 120-30 पे हम चलाने लग जाते हैं। तो बस उसी दिल को फिसलने से बचाना है भाई। एंड वैसे भी अगर 105-10 की स्पीड पे एवरेज चलाएंगे ना क्रूज पे, तो भाई रेंज भी अच्छी देगी अपनी गाड़ी। अभी अराउंड 9.3 की एवरेज दे रही है, डीजल गाड़ी है जबकि, तो इसको हम 11-12 तक ले जा सकते हैं पूरे यूरोप में अगर ढंग से चलाए तो। और आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था सुबह, तो काफी लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि गाड़ी चलाते हुए टू 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 की आवाज क्यों आती है। होता क्या भाई, जैसे कहीं पे 130 किलोमीटर तो हम 130 पे चला रहे हैं गाड़ी को, बट ये गाड़ी जो है वो 120 तक ही जो है वो बिना टू 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 के चल सकती है। उसके बाद जो है वो बीप मारने लग जाती है कि आप ओवर स्पीड कर रहे हो। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया में जितने भी हाईवेज एक्सप्रेसवे ज्यादातर टॉप स्पीड वहाँ की 120 की ही है, तो इसलिए गाड़ियों में ना डिफॉल्ट भाई सेटिंग आती है कि 120 से ऊपर जाते ही बजने लग जाएगी। अभी मैं देखो 100 पे चला रहा हूँ तो कोई आवाज नहीं आ रही, जैसी ये 120 के ऊपर जाएगी ना बजेगी भाई। हाईवे के साइड में भाई पार्किंग बनी होती है, वहीं पे गाड़ी को रोक लिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जितने भी देशों में हम जाएंगे अपने भारत का तिरंगा जरूर फहराएंगे। तो ये है भाई हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 4 बल्गेरिया। एंड भाई ये खड़ी है स्कॉर्पियो एंड ये रहा झंडा। लेट्स गो। यहाँ से सर्बिया का बॉर्डर भाई 30-40 किलोमीटर रह गया, फटाफट से चलते हैं और मस्त वहाँ पे भी फिर अपना इंडियन फ्लैग लहराएंगे। एक दिन में 2 बार फ्लैग लहरा रहे हैं ना, तो इसलिए भाई कपड़े सेम हो जाएंगे वहाँ भी। इसके अलावा टर्की में एंड ग्रीस में भी हमने झंडा लहराया था, बट वो वीडियो हमने यूट्यूब पे नहीं डाली, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और ईरान में जो किया था वो तो आपको दिखाई दिया था मैंने यूट्यूब पे भी। तो चलते हैं भाई जल्दी जल्दी फटाफट से बॉर्डर क्रॉस करे। बॉर्डर जो है भाई वो आने वाला है, बस 9-10 किलोमीटर रह गया। बट मेरे पास ना थोड़ी सी करेंसी पड़ी हुई है यहाँ की, तो पेट्रोल ही डीजल डलवा लेते हैं, सॉरी, ताकि यूज हो जाए वो करेंसी। स्टेशन का नाम ही पेट्रोल है, बताओ। वैसे तो गाड़ी की टंकी फुल ही पड़ी है, अब जितना आएगा आएगा भाई। और इसके अलावा मेरे को वो भी लेना है यहाँ से वॉशर फ्लूइड, क्योंकि ना बहुत ज्यादा विंडशील्ड गंदी हो जाती है, तो ये सही लग रहा है ना बड़े वाला, या फिर ये बड़े वाला ले लेते हैं। देखता हूँ रेट वेट पूछता हूँ। कल भी मैंने लेना था, एकदम से ध्यान से निकल गया भाई, ब्लॉगिंग के चक्कर में ना यही होता है, आधी चीजें ही भूल जाता हूँ मैं ब्लॉग बनाने में। बट आप लोग सपोर्ट भी दिखा रहे हो उतना ही। अभी डीजल भाई 2 है, ग्रीन और प्रो। ग्रीन सस्ता है, प्रो थोड़ा सा महंगा है, तो हम तो ग्रीन ही डलवा लेंगे। अराउंड 120 इंडियन रुपीज में 1 लीटर डीजल मिलता है यहाँ। पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है, बट हमें क्या चाहिए भैया, हमें तो डीजल ही डलवाना है। तो मेरे ख्याल से भाई 10-15 लीटर ही आएगा, उससे ज्यादा तो जगह नहीं है टैंक में। अराउंड भाई 16 लीटर आया है, 46 लेवल का, 23 यूरो हो गया लगभग, वही कितने रुपए, 2300 रुपए का। तो वही ऐसी मार्केट्स बनी होती है, अंदर जाके पे करना पड़ेगा। कार्ड भी दे सकते हो, कैश। यस यस यस, यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया। Okay. Where are you going? We are going to London, UK. I'm from there. You are from? Coventry. Okay. Have a nice day, bro. Bye. सबसे बड़ा तो भाई ये 100 का यहाँ का नोट बच गया मेरा, मतलब इंडिया के 5000 रुपए है लगभग। इसके अलावा थोड़ी बहुत और चीजें ले लूंगा यहीं से ही, ताकि पैसे यूज हो जाए। वैसे तो बचेंगी भी, तो मैं करेंसी चेंज करवा सकता हूँ किसी भी कंट्री में जाके या किसी भी सिटी में जाके, बट ठीक है जितनी यूज हो जाए वो सही है ना। डीजल की पेमेंट करके ना गाड़ी को भाई यहाँ पे लगा दिया ताकि दिक्कत ना हो। अब चल के वॉशर फ्लूइड ले लेता हूँ। वोल्वो के ट्रक बहुत चलते हैं भाई यहाँ पे, ऐसे देख रहे हो पीछे बड़ा सा ट्रेलर लगा रखा है, कुछ में गाड़ियाँ जाती है, बाइकें जाती है, इसमें शायद से सामान जा रहा होगा नॉर्मल। अब यहाँ पे इतने सारे है भाई, क्योंकि देखो टेम्परेचर वाइज भी -80 डिग्री तक चल जाएगा ये, पर हमें इतना क्या लेना, एंटी फ्रीज वाले की जरूरत ही नहीं है। ये वाला सही है, समर विंडशील्ड वॉशर, और है भी भाई जर्मन क्वालिटी, देख रहे हो। टोटल भाई 16 लीवा का है, यानी कि 8 यूरो, 800 रुपए का। यार ये 5 लीटर तो बहुत महंगा है। ये सस्ता सा लग रहा है, रेट नहीं लिखा, जाके पूछना पड़ेगा भाई। यार मुझे ये नहीं पता इसमें पानी में मिक्स करके डालते हैं या इसको डायरेक्ट डाल लेते हैं। हाउ मच इज दिस फॉर? 10। ओके, तो ये 500 रुपए का है लगभग, 5 यूरो। हाँ चलो कंफर्म हो गया, ये वाला बिना पानी के डलता है, मतलब डायरेक्ट डाल लो। तो शायद से हमारी 3-3.5 लीटर की टंकी है और ये है 5 लीटर का। स्कॉर्पियो में ना हाइड्रोलिक स्टड्स देने चाहिए थे, ऐसे इतना भारी सा बोनट है लोहे का, हालत खराब हो जाती है उठाने में। बट इसकी नली तो भाई इतनी बड़ी सी है, घुसेगा कैसे डायरेक्ट। चलो जी ऐसे ही डाल रहे हैं भाई नॉर्मली। कितना वो हो
अभी तो डलता ही जा रहा है भाई। 1.5-2 लीटर, 2 लीटर के आसपास बच गया, 3 लीटर आ गया। यहाँ पे सुपरमार्केट में ना 1.5 लीटर की है 6 बोतलें 500 भी नहीं 550 रुपए की मिल रही है, और हमने कल 250 रुपए की लिया वहाँ सिटी से। पानी तो सिटी की सुपरमार्केट से लेने में फ़ायदा है, यहाँ पे तो बहुत महंगा मिलता है हाईवे पे। समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या सामान ले, पैसों का अजीब अजीब सी चीज़ें, और वो भी महंगी महंगी। कार परफ्यूम्स है यहाँ पे काफ़ी सारे, बट अपने पास है भाई। ये कुकी समझ आ गई भाई, हाउ मच 3.5 5 का ही दे देते हैं, लगभग 170 रुपये का डब्बा है। थैंक यू सो मच। तो बस अब इतना ही नोट बचे हुए, थोड़ा बहुत अभिषेक ने भी ले लिया, और यहाँ रेड बुल का कैन देखो कितना बड़ा। ठीक है, अब ये ज़्यादा पैसे नहीं है, अराउंड 1500 रुपये इंडिया के, तो चेंज हो जाएंगे अगर किसी कंट्री में जाके तो ठीक है, वरना मैं ही ले जाऊँगा, कोई नहीं। वैसे मैंने एज ए सोविनियर नोट अलग से रख लिया था पहले ही। ओके थैंक यू बाय। अब चलते हैं भाई फटाफट से और बॉर्डर क्रॉस करते हैं सर्बिया का, यानी कि हमारी स्कॉर्पियो एन की भाई 5वीं कंट्री हुए। मज़ेदार। अब तो भाई रोज़ रोज़ ही ऐसी कंट्री बदलती रहेगी, मतलब 2-2 1-1 दिन के गैप में, और कब 25 कंट्रीज कवर कर लेंगे हम स्कॉर्पियो एन से पता नहीं चलेगा। मजा तो आने वाला है भाई तगड़ा। वॉशर फ्लूइड देखते हैं भाई कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे सर्बिया बल्गेरिया का। ठीक है भाई, हो गई साफ अच्छे से। चलो तो लो जी, यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो चुका है। कलोटिनी नाम करके सिटी है यहाँ पे, यहीं पे हमें चेकिंग वेकिंग करवानी है पूरी। गूगल मैप पे रेड दिखा रहा है थोड़ा सा, तो वही बॉर्डर की वजह से होगा, क्योंकि हम दोपहर के टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं ना, तो इस वक्त भीड़ होती है स्पेशली ट्रक वगैरह की।